तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके सिलेबस का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा भारतीय संसद वाला जो पोर्शन है उसमें एक बहुत अच्छा टॉपिक दिया है, कानून बनाने की प्रक्रिया, यानी विधि निर्माण की क्या प्रक्रिया होती है और साथ ही साथ अध्यादेश क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। चलते चलते आपको राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बारे में पढ़ा दूंगा कि वो होती क्या है। ठीक है, तो उसके बाद हम जो आगे पॉलिटिकल देखेंगे उसने इसमें आपके सिलेबस में बजट वगैरह का कोई भी चीज़ नहीं दी है, डायरेक्ट उसने जुडिशियरी दी है यानी न्यायपालिका, तो हम उसको करेंगे और उसके बाद आगे जो भी है जल्दी से जल्दी मैं इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप लोगों का काम है मेहनत करना, मेरा काम है आप लोगों को मेहनत करवाना। मेहनत करना मेहनत करवाना दोनों का इक्वल जब मिल जाएंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन सही से हो जाएगा तो सफलता फिर आपके कदमों पे होगी। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी। देखिए सिलेबस का टॉपिक है उसको भी हाईलाइट कर दीजिए और साफ साफ लिख लीजिए विधि निर्माण की प्रक्रिया, यानी संसद कैसे कानून बनाती है हम लोगों को ये देखना। ये नॉलेजेबल टॉपिक है बहुत ज़्यादा। ठीक है, विधि मतलब कानून, निर्माण प्रक्रिया, प्रोसेस क्या होती है आखिर उसकी मैं आपको समझाता हूँ। देखो एक कानून होता है वो कैसे बनता है। कोई भी कानून है, आप लोगों ने देखा होगा कृषि कानून है, या बालिकाओं की जो लड़कियों की उम्र है शादी की 18 से 21 साल करने वाला हो गया, दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए कानून बनाना हो गया, 3 तलाक के अगेंस्ट कानून बनाना हो गया। ये सारी की चीज़ें क्या आती हैं, एक प्रकार के कानून है और ये कैसे बनता है हम लोग ये देखेंगे। देखिए हम लोगों ने पार्लियामेंट देखा, हमने संसद देखा और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि संसद के 2 सदन होते हैं, तीसरा उसका राष्ट्रपति उसका पार्ट होता है। ये क्यों बनाई गई है पार्लियामेंट, हमारे संविधान ने कानून बनाने के लिए इस संस्था का निर्माण किया और देश में अगर कानून बनाने वाली सबसे बड़ी कोई संस्था है वो है पार्लियामेंट। अब बात आती है कि हम सर ये संसद द्वारा बनाई गई कानूनों को क्यों माने, मतलब क्यों इसको वैलिड माने। देखिए जो पार्लियामेंट होती है उसमें हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन होता है और वो रिप्रेजेंटेशन किसके माध्यम से होता है, जो आपको सीट दी हुई है आपके राज्यों को, आपके क्षेत्र को। हमने लोकसभा की सीटें निर्धारित की हैं, राज्यसभा की निर्धारित की हैं। एक पर्टिकुलर इलाके की जनसंख्या का एक प्रतिनिधि होता है जो ये माना जाता है कि हाँ उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन एक आदमी के द्वारा किया जा रहा है। अब बताइए कहाँ तक पॉसिबल है इतने बड़े देश में जिसकी आबादी 130-140 करोड़ की है, हर मामले में जनता से पूछा जाए कि क्या बनाएं, क्या करें, क्या ना करें। ये तो समय का भी क्या हुआ, वेस्टेज हुआ, समय बर्बाद करना हुआ, साथ ही साथ इसका कोई भी फायदा नहीं। जनमत संग्रह करना या हर मामले में जनता से पूछना वहाँ उन देशों में ज़्यादा कारगर साबित होता है जहाँ की जनसंख्या 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 7 लाख है। अब आपके उत्तर प्रदेश की ही 20 करोड़ से अधिक जनसंख्या है तो पॉसिबल नहीं होता है। तो वो रिप्रेजेंटेशन जो हमें मिला है, यानी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कानून बनाने का काम करते हैं हमारी ओर से। ये माना जाता है कि हमारी ओर से कानून बना रहे हैं और हर देश के हर वर्ग के लिए कानून बना रहे हैं तो उसको मानना जरूरी होता है। तो देखिए कैसे काम करता है कानून निर्माण की प्रक्रिया में। संसद का मुख्य कार्य होता है क्या, कानून बनाना, यानी आप लिखिए संसद का मुख्य कार्य, यानी पार्लियामेंट जो बताई थी मैंने, संसद का मुख्य कार्य क्या होता है, बेसिक इसका जो वर्क यानी सबसे मेन वर्क है कानून बनाना या विधायी निर्माण करना, विधि निर्माण करना, यानी सीधी सीधी बात है विधि या कानून का निर्माण करना। तो लिखो विधि या कानून, ऑब्लिक कानून एक ही चीज है, लॉ जिसको बोलते हैं, कानून निर्माण इसकी प्रोसेस होती है, ये पार्लियामेंट करती है। अब कोई भी कानून है ना इतना आसान नहीं है कि वो डायरेक्ट बन जाए, बहुत टेक्निकल इश्यूज हैं, बहुत सी तकनीकी समस्याएं हैं और बहुत जटिलता है, यानी बहुत टफ होती हैं ये चीज़ें। आसान दिखता है कानून बन गया लेकिन इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, अब कानून बनाने की प्रक्रिया के अंदर सबसे पहले एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसको प्रस्तावित विधेयक कहते हैं, यानी एक प्रकार का प्रपोजल बिल है। यानी हम इस मामले में सपोज एक एग्जाम्पल देता हूं, हमने कहा हम बालिकाओं की या लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 वर्ष करना चाहते हैं, ऐसा एक प्रपोजल लाना चाहते हैं। और यह कह दिया कि महिलाओं को या लड़कियों को पिता की संपत्ति में या अपने हस्बैंड की जो उसकी प्रॉपर्टी है सास ससुर की, उसमें इक्वल, हस्बैंड के इक्वल ही उसकी भी क्या होगी, भागीदारी होगी, ऐसा एक कानून बनाना चाहते हैं। अब उसके लिए सबसे पहले क्या लाया जाता है, एक प्रकार का प्रस्ताव लाया जाता है जिसको विधेयक का प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, तो पहला क्या होगा इसमें, सीधी सीधी बात है, एक प्रस्तावित कानून होता है, यानी हम क्या कानून लाना चाहते हैं, प्रपोजल क्या है हमारा, प्रस्तावित कानून। और हमेशा याद रखना इस प्रस्तावित कानून को, इस प्रस्तावित कानून को
प्रस्तावित कानून को क्या नाम दिया जाता है अपने आप में? विधेयक। ठीक है, इसी को विधेयक बोलते हैं। जो प्रपोजल होता है यानी प्रस्तावित होता है कि ऐसा कानून बनाना चाहते हैं, तो इसी को विधेयक या बिल कहते हैं। अब ये बिल एक ही प्रकार का नहीं होता, ये बहुत से प्रकार के बिल होते हैं। एक क्वेश्चन तो आपका डायरेक्टली यहीं से पूछा जाता है। तो विधेयक के नीचे ऐसे लाइन डालिए, अब आपको ये पता चल जाएगा कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला जो मेन विधेयक होता है वो निजी सदस्यों का विधेयक होता है, यानी एक बोला जाता है निजी सदस्यों का विधेयक, निजी सदस्यों। ठीक है, निजी सदस्यों का विधेयक। अभी समझाता हूं कि ये होता क्या है। पहला। दूसरा, एक ऐसा विधेयक होता है जिसको बोला जाता है सरकारी विधेयक। ठीक है, सरकारी विधेयक यानी विधेयक मतलब प्रस्तावित कानून है। ठीक, सरकारी विधेयक प्रस्तावित है, वो अभी हम कानून बनाए नहीं है, सरकारी विधेयक। इसके अलावा कुछ और भी विधेयक होते हैं जिसको हम बोला जाता है गैर वित्त विधेयक और वित्त विधेयक। यानी एक फाइनेंस बिल होता है, एक नॉन फाइनेंस होता है, वो सब क्या होता है वो छोड़ दीजिए, वो जब आएगा टॉपिक तब बताऊंगा। गैर वित्त विधेयक और एक होता है वित्त विधेयक। ठीक है, वित्त विधेयक और गैर वित्त में दो प्रकार के होते हैं। एक तो सामान्य होता है, जनरल विधेयक यानी सामान्य बिल या विधेयक, जनरल बिल। और एक होता है अपने आप में संविधान संशोधन बिल, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्या करना है, अमेंडमेंट करना है, चेंजेस करने हैं, संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, ये होते हैं आपके विधेयक। अब पहला क्वेश्चन आपसे यहीं पे पूछा जाता है कि निजी सदस्यों का विधेयक और सरकारी विधेयक क्या होते हैं। सरकारी विधेयक एक ऐसा विधेयक होता है जिसको किसी मंत्री के द्वारा प्रपोजल किया जाता है, यानी अगर कोई भी ऐसा प्रस्ताव जो किसी मंत्री मिनिस्टर के द्वारा लाया जाता है उसको बोला जाता है सरकारी विधेयक। मंत्री के अलावा कोई भी सदस्य लाए, चाहे विपक्ष का लाए, चाहे उनकी खुद की पार्टी का सांसद लाए, कुछ भी लाए, मंत्री के अलावा होना चाहिए, वो मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं निजी सदस्यों का विधेयक। सरकारी विधेयक के नीचे आप लोग लिखो मंत्री के द्वारा लाया गया विधेयक, मंत्री के द्वारा। हमेशा याद रखना, मंत्री के द्वारा लाया गया विधेयक क्या कहलाता है, सरकारी विधेयक। जबकि गैर मंत्री के द्वारा, यानी जो मंत्री नहीं होंगे, चाहे कोई हो, सदस्य हो पार्लियामेंट का, मतलब सांसद हो, विपक्षी हो, विपक्षी हो, कुछ भी हो, लेकिन गैर मंत्री होना चाहिए, मंत्री नहीं होना चाहिए। गैर मंत्री द्वारा लाया गया विधेयक, लाया गया, ठीक है, उसको बोलते हैं निजी सदस्यों का विधेयक। यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरकारी विधेयक क्या होता है। एक ऐसा विधेयक जो मंत्री के द्वारा लाया जाता है उसको सरकारी विधेयक कहते हैं, और जो मंत्री के अलावा अन्य सदस्यों के द्वारा लाया जाता है उसको गैर मंत्री, मतलब ये लाया जाता है निजी सदस्यों का विधेयक। वित्त विधेयक अलग चीज है, फाइनेंस बिल, जिसमें मैटर ये मनी वगैरह से संबंधित होता है, वो बताऊंगा आप जब समय आएगा। गैर वित्त में भी एक जनरल विधेयक होते हैं, ठीक है, जैसे आपका ये कानून, जैसे राज्य का निर्माण करना, उसका नाम चेंज करना, सीमा में परिवर्तन, कई चीजें होती है। एक संविधान संशोधन विधेयक होते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी प्रावधान अगर चेंज करना होगा, थोड़ा जो लिखा है उसको चेंज करना है, उसकी जगह कोई नई चीज ऐड करनी है, कोई रिमूव करना है, उसको संविधान में थोड़ा भी चेंजेस करने वाला बिल होगा तो उसको बोला जाता है संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, तो समझ गया होगा आपकी विधेयक क्या होते हैं, एक प्रकार के प्रस्तावित कानून होते हैं और इसके इतने टाइप होते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं कि सबसे पहली चीज, आखिर हमें किसी भी विधेयक को लाने की जरूरत क्यों पड़ती है। हम किसी विधेयक को लाएं तो क्यों लाएं, यानी किसी भी प्रस्तावित कानून को लाना है तो क्यों लाना है। तो सबसे पहले देखो विधेयक की क्या जरूरत है, इस पर बहुत बहस होती है हर जगह पे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप, विधेयक की क्या जरूरत है। विधेयक मतलब प्रस्तावित कानून, विधेयक की क्या जरूरत है, आखिर क्यों हम एक कोई प्रपोजल लाना चाहते हैं, कोई कानून बनाना चाहते हैं, विधेयक की क्या जरूरत है, इस पर बहुत ज्यादा क्या होती है, बहस होती है। सबसे पहले इस पर बहस होती है, और बहस कैसे होगी, इस पर डिस्कशन कैसे होगा, अलग अलग लेवल पे होगा, अलग अलग स्तर पे होगा। जैसे क्या बहस हो सकती है, आखिर हमें इसकी ज़रूरत क्या है, यानी क्यों हम एक कानून बनाना, कानून का प्रस्ताव करना चाहते हैं, क्या होगा उससे फायदा, इसके बारे में अलग अलग लेवल पे इसकी ज़रूरत पे डिस्कशन होगा। दूसरा ये देखा जाता है जो आगामी इलेक्शन होंगे, यानी आने वाले समय में इलेक्शन होंगे, उस पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लिखिए आगामी चुनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके भी इस पे भी डिस्कशन किया जाता है। आगामी चुनाव पर इसका क्या असर होगा,
पर असर क्या होगा, इस पे भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है। क्या कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी अपने फायदे के लिए तो इस विधेयक को नहीं लाना चाह रही है जिसमें उस पार्टी का फायदा हो, किसी खास वर्ग के लिए, किसी खास लोगों के हित के लिए हो, ताकि उसको चुनाव में फायदा होगा, इस बारे में भी डिस्कशन होती है। साथ ही साथ ये देखा जाता है कि विभिन्न प्रकार के जो हित समूह होते हैं, जिसका अपना अपना हित जुड़ा होता है, या कोई मीडिया समूह होता है, उनका कहीं अपना हित तो नहीं। हित समूह प्लस मीडिया प्लस अन्य संगठन का दबाव, अन्य संगठन का दबाव, ठीक है, एक प्रकार का प्रेशर होता है कि ये क्यों मतलब ये लाना चाह रहे हैं। इस चीज के लिए हमें सबसे पहले बहस करनी पड़ती है और ये डिस्कशन करना पड़ता है। तो इतना करने के बाद हम ये कह सकते हैं विधायी या कानून बनाना सिर्फ एक विधायी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक प्रक्रिया, यानी पॉलिटिकल इश्यूज भी हो जाते हैं। क्यों ला रहे हो, क्या जरूरत पड़ी, कहीं आपको चुनाव के फायदे तो नहीं है, अपने हित के लिए तो नहीं कर रहे हो, अपने चुनाव के फायदे के लिए तो नहीं कर रहे हो, कहीं मीडिया के बहकावे में आके तो नहीं कर रहे हो। तो ये सब कानून बनाने की प्रक्रिया अपने आप में एक विधायी प्रक्रिया न रहते हुए एक राजनीतिक प्रक्रिया बन जाती है। तो नीचे लिखो, कानून सिर्फ एक विधायी प्रक्रिया नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्रोसेस हो जाती है। कानून सिर्फ एक विधायी प्रक्रिया नहीं, यानी ऐसा नहीं कि एक विधायी प्रक्रिया हो, एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी, बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी हो जाती है। ठीक है, अभी बताता हूँ कैसे होती है राजनीतिक प्रक्रिया भी हो जाएगी। ठीक है, ये आप लोगों के समझ आ गया होगा। अब सबसे बड़ी चीज होती है, कोई भी विधेयक अगर कानून बनाना है, हम किसी प्रपोजल को लेके आए हैं, हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, तो नीचे लिखो ध्यान रखने योग्य बातें, कि आखिर हमने कानून बना दिया, हमें क्या क्या ध्यान, मतलब कानून बनाना चाह रहे हैं लेकिन हमें क्या ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको ये देखना होगा, क्या आपके पास उस कानून को लागू करने के लिए रिसोर्सेज हैं, या आपके पास संसाधन हैं, या आप रिसोर्सेज के बिना कैसे उस कानून को लाओगे, बनाओगे, लागू करोगे। संसाधन, आपने कहा हम सबको मुफ्त अनाज दे देंगे, हम सबको मुफ्त गेहूं दे देंगे, चावल दे देंगे, धान दे देंगे, जो भी है दालें दे देंगे। तो पता लगा कानून तो बना दिया, प्रस्ताव कर दिया, रिसोर्सेज ही नहीं है ही नहीं इतना कि हर किसी को आप मुफ्त दे सको। तो ध्यान रखना होगा क्या आपके पास पर्याप्त संसाधन है, यानी संसाधन होने चाहिए, ये ध्यान रखना। दूसरा, आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि उस कानून का, यानी उस प्रपोजल का समर्थन कितना है, यानी कितने लोग उसको समर्थन करेंगे, उसका विरोध कितने लोग करेंगे। अभी देखो कृषि कानून आए थे, जैसे कितने लोगों द्वारा उसका विरोध किया गया, कितने लोगों द्वारा उसका समर्थन किया गया, हर चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि इसका चुनाव पे असर क्या होगा उस प्रस्ताव का। ठीक है, तभी तो देखा जैसे अभी चुनाव पर असर, कितने कानून बने, एक नागरिकता संशोधन बिल लाया गया, उस पर बहस हुई, कृषि कानून लाए गए, उस पर बहस हुई। तो अलग अलग जगह आपके इस पे बहस होती रहती है। तो आगे देखिए होता क्या है, चीजों को देखा जाता है तो मंत्रिमंडल, जो कैबिनेट बताई थी मैंने आपको, वो इन सब चीजों पे विचार करता है, और विचार करने के बाद उसका क्या काम होता है, वो इस पे मंजूरी देगा कि कैसे हम विधेयक को लेके आए या प्रस्ताव को लेके आए। तो इन सब चीजों के बाद क्या होता है, मंत्रिमंडल इस पे विचार करता है, मंत्रिमंडल विचार करेगा इसमें। ठीक है, कि इन चीज़ों का यार चुनाव पे क्या असर होगा, कौन समर्थन करेगा, कौन विरोध, हम कहाँ से रिसोर्सेज जुटाएंगे इसके लिए। इन सब चीज़ों के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है, मंत्रिमंडल की अगर स्वीकृति मिल जाती है, कैबिनेट अगर उसको एक्सेप्ट कर देता है, तो सबसे पहले विधेयक का, यानी जो हम बिल लाए हैं उसका प्रारूप बनाया जाएगा, ड्राफ्ट। उसमें लिखा जाएगा ये चीज़ें, एक प्रकार का ड्राफ्ट होता है, प्रारूप होता है, फॉर्मेट होता है उसका। ठीक है, तो नीचे लिखो, यदि मंत्रिमंडल की स्वीकृति हो जाती है, अभी तक ये सिर्फ इनफॉर्मल चीजें चल रही, ठीक है, ये मतलब आउट ऑफ वो है, ये सिर्फ समझाने के हैं मंत्रिमंडल की, ये अभी कोई कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। स्वीकृति के बाद क्या होगा, विधेयक का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, यानी विधेयक का प्रारूप तैयार किया जाएगा। के बाद विधेयक का प्रारूप, यानी जो बिल लाए हो आप, विधेयक का प्रारूप। अब विधेयक का प्रारूप क्या होगा, कौन तय करेगा, ये सामान्यतः कौन करता है, जिस मंत्रालय से, जिस मिनिस्ट्री से इसका संबंध होगा वही इस प्रारूप को तैयार करेगा। ठीक है, तो प्रारूप के नीचे लिखो, जिस मंत्रालय से संबंध होगा वही, जिस मंत्रालय से संबंधित होगा वही,
संबंधित हो, ठीक है, वही इसका क्या करेगा, प्रारूप तैयार करेगा। जैसे अगर मैंने कहा कि आपका गर्ल्स की जो शादी की उम्र है 18 से 21 करना है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय करेगा, और किसके साथ मिलकर, विधि मंत्रालय के साथ। या आप एजुकेशन के मामले में करते हो, कोई शिक्षा मंत्रालय करेगा, पुलिस वगैरह के मामले में करते हो तो गृह मंत्रालय करेगा। ऐसी मिनिस्ट्री बने पड़े हैं, वही इसका प्रारूप करेगा। चलो हमने कहा प्रारूप वगैरह सब बन गया। अब सबसे पहली बात होती है कि ये प्रारूप बनने के बाद यहां से कानून बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। आप ये मान के चलो बहुत डिस्कशन हुआ, ऐसा करना है वैसा करना है, उसके बाद मंत्रिमंडल ने सोच विचार किया, यार उसका राजनीतिक इफेक्ट क्या पड़ेगा, कहीं चुनाव पे बुरा असर पड़ेगा, फायदा होगा, लॉस होगा, हर चीज देखी। चलो मंत्रिमंडल ने कहा स्वीकृति मिल गई, विधेयक का प्रारूप तैयार कर दिया, यानी प्रस्ताव लेके आने के लिए तैयार कर दिया उसको, ठीक है। अब यहां से शुरुआत होती है। सबसे पहले क्या किया जाएगा, विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। तो पहला स्टेप लिखो, ऐसे चलते हैं हम लोग, ठीक है। विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तुत, सबसे पहले काम, विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तुत, विधेयक को किसी भी सदन, यानी कितने सदन होते हैं, 2, लोकसभा प्लस राज्यसभा, किसी भी सदन ब्रैकेट में लोकसभा प्लस राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। इसको सबसे पहला काम होगा कि हम लोग इसको प्रस्तुत कर दें। लेकिन ध्यान रखना, कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिसको आप किसी भी सदन में प्रस्तुत नहीं कर सकते, वो सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत होंगे। जैसे अगर कोई मनी बिल है, यानी धन विधेयक है, उसको आप केवल लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसको ध्यान रखना। आप कहोगे आप सर मनी बिल क्या होता है? मनी बिल क्या होता है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में इसको डिफाइन किया गया है। अब है तो नहीं आपके सिलेबस में, बेसिकली इतना समझिए, कोई कर लगाना है यानी टैक्स को हटाना है, बढ़ाना है, घटाना है, इस प्रकार की जो बिल होते हैं सारे के सारे कानून धन विधेयक के अंदर आते हैं। बाकी कौन सा कानून धन विधेयक है या नहीं, ये इसका निश्चय करता है लोकसभा का स्पीकर। वो तय करेगा कि कोई कानून धन विधेयक है या नहीं है, जहां उसको समझ नहीं आ रहा होगा कि इसको हम क्या माने। वैसे कुछ प्रावधान किए हैं संविधान ने, टैक्स लगाने वाला बिल हो गया, टैक्स को हटाने वाला है, टैक्स बढ़ाने वाला, घटाने वाला, इस प्रकार के बहुत से बिल होते हैं जिसको धन विधेयक की कैटेगरी में रखा गया है। तो धन विधेयक आर्टिकल 110 में तय है, ठीक है, परिभाषित है। तो ब्रैकेट में लिखो धन विधेयक, मनी बिल बोलते हैं इसको, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। और ब्रैकेट में लिखो आर्टिकल 110, इसको इसका आर्टिकल भी पूछता है, ठीक है, किसमें ये वर्णित है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत, केवल लोकसभा में प्रस्तुत हो सकता है। बाकी कोई अदर बिल वगैरह हैं तो इनको आप हम लोकसभा प्लस राज्यसभा में सबसे पहले कहीं भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही प्रस्तुत होगा तो हर किसी की एक कमेटी होती है, दोनों सदनों की संसदीय समितियां बनाई जाती हैं, जो लोकसभा के लिए भी होंगी, राज्यसभा के लिए भी होंगी। और बेसिकली उन समितियों में हर दल के लोग होते हैं, यानी उसमें बीजेपी के भी होंगे, सपा होंगे, कांग्रेस होंगे, यानी अलग अलग दलों के उसमें प्रतिनिधि होते हैं। उन समितियों के पास इस विधेयक को भेजा जाता है, आप इसको देखिए, इसके प्रावधान बताइए और उसके बाद हमें रिपोर्ट कीजिए, रिपोर्ट भेजिए कि इस पर क्या संशोधन हो सकता है, नहीं हो सकता है। इस सब चीजों को लेके उन समितियों में डिस्कशन होता है। यानी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसे प्रस्तुत कर दिया, विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजा जाता है जिसमें सभी दलों के सदस्य होते हैं, ठीक है। तो लिखो विधेयक को संसदीय समिति के पास, यानी पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, संसदीय समिति पढ़ाऊंगा मैं आपको बाद में, लोक लेखा प्राकलन, बहुत सी समिति होती है, ठीक है। संसदीय समिति के पास भेजा जाता है। क्या लिखोगे, लोकसभा मतलब ये विधेयक जो है बिल, उसको संसदीय समिति के पास भेजा जाता है। और ये समिति क्या करती है, इसमें सभी दलों का प्रतिनिधि होता है, इसीलिए इन समितियों को बेसिकली लघु संविधान मतलब लघु संसद भी बोला जाता है इनको, ठीक है, लघु विधायिका भी बोला जाता है। संसदीय समिति को ब्रैकेट में लिखो यहाँ, लघु विधायिका या लघु संसद भी बोला जाता है, लघु विधायिका या लघु संसद लिख देना साथ में, ठीक है, भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी दलों के प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, सभी दलों के प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित होते हैं। तो संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा, तो ये पार्लियामेंट्री जो कमेटी होती है वो क्या करते हैं, रिपोर्ट देती है। और रिपोर्ट देने के बाद उसको स्वीकारा जा सकता है, अस्वीकार किया जा सकता है, और साथ साथ ही उस पर संसद में विधेयक पर फिर विस्तृत चर्चा होती है। तो संसदीय समिति के पास भेजा गया। अब ऐसे करना, संसदीय समिति क्या करेगी, अपनी रिपोर्ट देगी, ठीक है। तो क्या लिखोगे, समिति रिपोर्ट देगी, जैसा उसको लगेगा, ठीक है, क्या हटाना है, क्या करना है,
संसदीय समिति रिपोर्ट देगी। उसके बाद इस रिपोर्ट पे क्या होगा, चाहे वो लोकसभा जहां भी प्रस्तुत किया गया, जिस भी सदन में प्रस्तुत किया है, आप ये मान के चलो अभी लोकसभा में प्रस्तुत है, वो लोकसभा उस रिपोर्ट को स्वीकार भी कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है। ठीक है, तो लिखो रिपोर्ट स्वीकार प्लस अस्वीकार, जो भी करना होगा। रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी कर सकती है या फिर उसको अस्वीकार भी कर सकती है या नहीं भी मानेगी। ठीक है, जब ये रिपोर्ट चले गई, रिपोर्ट जाने के बाद वहां क्या होता है, सदन में उस विधेयक पे चर्चा शुरू हो जाती है। कौन सा जो प्रपोजल लाया गया है उस पर डिस्कशन शुरू होता है। तो अब क्या होगा, विधेयक पे चर्चा होगी उस सदन में, विधेयक में जिस सदन में प्रस्तुत है, ठीक है, उस सदन पर चर्चा। देखा होगा आपने लोकसभा वगैरह या राज्यसभा की कार्यवाही, बहुत चर्चा वगैरह करते हैं, पक्ष विपक्ष क्वेश्चन पूछना, ये करना वगैरह, चर्चा होती है। और जैसे ही चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद विधेयक पे क्या होता है, वोटिंग होती है, मतदान होता है। मतदान कैसे होगा, वहां आप देखा होगा कहीं कहीं तो ध्वनि वाला भी होता है, कहीं बटन दबाने वाला होता है, हर किसी के सामने रहते हैं। तो उसके बाद चर्चा के बाद विधेयक पे मतदान होगा। क्या लिखोगे, विधेयक पर मतदान। ठीक है, विधेयक पे क्या होगा, मतदान होगा, यानी वोटिंग होगी। और वोटिंग होने के बाद या तो विधेयक पारित हो जाएगा, यानी ज्यादा लोग पक्ष में होंगे तो पारित, नहीं होंगे तो रद्द, या तो पारित होगा या हम रद्द हो जाएगा, वो पास ही नहीं हुआ। कहते हैं ना, लोकसभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया, लोकसभा ने बहुमत से इसको रद्द कर मतलब पारित कर दिया, या लोकसभा में पारित नहीं हो सका, सुना होगा आपने। तो हम लोग क्या बन रहे हैं, कानून बनाने की प्रक्रिया। तो हमारे लिए अभी कंडीशन ये है कि हम इसको मानते कि ये पारित हो गया। जैसे ही उस सदन में पारित हुआ, जहां ये प्रोसेस चल रही है, चाहे लोकसभा मानो या राज्यसभा, नेक्स्ट क्या होगा, ये जो विधेयक होगा ये कहाँ जाएगा, दूसरे सदन में जाएगा। और सेम प्रोसेस वहां होगी, उसकी भी अपनी समिति होगी, वहां भी डिस्कशन होगा, वो भी रिपोर्ट देगी, वो भी उसको एक्सेप्ट कर सकती है और मतलब इग्नोर कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है। तो लिखो, अब विधेयक दूसरे सदन में तथा वहां भी इसी प्रक्रिया को दोहराया जाएगा। अब विधेयक दूसरे सदन में, यानी अब वहां से पास हो गया, मान लिया हमने पहले सदन से, चाहे लोकसभा है या राज्यसभा, ठीक है, दूसरे सदन में, तथा वहां भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, तथा वहां भी सेम प्रक्रिया अपनाई जाती है, या वहां भी आप लोग सीधे सीधे लिख लीजिए, इसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है, वहां भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी सेम प्रोसेस अपनाई जाएगी, यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, अपनाई जाती है। अब चलो ठीक हो गया, आपने यहाँ वही प्रोसेस अपनाई, आपने भी यहाँ की कमेटी होती है उसको भेजा, उसने देखा, उसने रिपोर्ट दी, आपने लगा ठीक है, कमेटी की रिपोर्ट एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, जो भी हुआ आपने वहाँ पहुँचा दिया। जैसे ही वहाँ पहुँचा, अगर दोनों सदनों ने पास कर दिया, यानी इसने तो कर दिया था, मान लिया, इसको भी लगा, इसने भी पास कर दिया, यानी इसको भी वोटिंग हुई और वोटिंग करने गया, इसने भी पास कर दिया, तो विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है मंजूरी के लिए, और राष्ट्रपति ने उसको साइन कर दिए तो विधेयक अपने आप में कानून बन जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां पहुंचने के बाद लिखिए, यदि दोनों सदनों ने पास कर दिया तब उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। यदि दोनों सदनों से पास, यानी दोनों सदनों ने उसको पास कर दिया तो उसको कहां भेजा जाएगा, राष्ट्रपति की मंजूरी हेतु भेजा जाएगा, राष्ट्रपति की मंजूरी हेतु भेजा जाएगा, यानी राष्ट्रपति इसको मंजूरी हेतु क्या करेंगे, भेजा जाएगा, यानी राष्ट्रपति के पास भेज दिया आपने कि इसको पास मतलब साइन के लिए करो, या राष्ट्रपति को जो भी होगा, राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। और राष्ट्रपति ने अगर इसको साइन कर दिए, स्वीकृति कर दी, तो क्या हो जाएगा, ये कानून बन जाएगा। तो राष्ट्रपति अगर इसको स्वीकृति दे देता है, यानी राष्ट्रपति ने इसको स्वीकृति दे दी, तो जो विधेयक होगा अपने आप में क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा, और आपका कानून बन गया कहेंगे। फिर कानून को लागू करने की प्रोसेस होती है, यानी राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद जो विधेयक होता है वो अपने आप में क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। इस चीज को ध्यान रखना। अब लिखो आप नोट लिखना है आपने नीचे, इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे कानून बनता है। यहाँ पे लिखेंगे आप नोट, ठीक है, नोट। और इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नोट में आपको क्या लिखना है, याद रखना, यदि सदनों में कभी मतभेद हो जाए, यानी पार्लियामेंट जो दोनों सदन है उन पे
बात ही नहीं बन पाई, और बहुत बार होता है। यहाँ बहुमत है सपोज बीजेपी का, राज्यसभा में बहुमत है सपोज कांग्रेस का, तो दोनों पार्टी विपक्षी होगी, तो वो एक पास करेगा दूसरा उसको रोक देगा, कभी दूसरा पास करेगा पहला रोक देगा, कभी दोनों पे बात ही नहीं बनेगी। यदि दोनों सदनों में मतभेद हो गया, और कानून बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है, यदि दोनों सदनों में मतभेद, लिखो नोट करके, दोनों सदन, क्योंकि इतना आसान तो नहीं है कि आप दोनों सदनों से डायरेक्ट पास करवा लो, तभी आसान होगा जब दोनों जगह आपकी सत्ता हो, यानी आपकी पार्टी को बहुमत हो। यदि दोनों सदनों में मतभेद, ठीक है, बात नहीं बन पाई, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, दोनों का एक जॉइंट सेशन बुला देता है, संयुक्त अधिवेशन, यानी लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को साथ बिठा देगा, और साथ बिठाने के बाद बहुमत करवा देगा। पता है अगर लोकसभा में आपकी बीजेपी को बहुमत है, कुछ मेंबर उसके राज्यसभा में भी होंगे, तो वो दोनों मिलकर साथ आ गए तो फिर भी यहाँ मेजोरिटी होती है। जनरली ऐसा देखा गया है, जहां भी जॉइंट सेशन होता है लोकसभा वहां विजय हो जाती है, यानी लोकसभा में जिसका बहुमत होता है वही लास्ट में टॉप में रहती है, ठीक है। यदि दोनों सदनों में मतभेद हो गया तो राष्ट्रपति क्या करता है, लिखोगे संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, लिखो। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट करना कि कौन बुलाता है जॉइंट सेशन, राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन, इसको बोलते हैं जॉइंट सेशन, मतभेद की स्थिति में, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन, किसका संयुक्त अधिवेशन, संसद का बुलाया जाता है। और इस संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है ये भी आपसे पेपर में पूछता है, इसका आर्टिकल नंबर 108, आर्टिकल 108, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, चलो बुला दिया लोकसभा राज्यसभा सारों को बैठा दिया, कोई तो उसकी चेयरपर्सन होगा, कोई तो जो उसको अध्यक्षता करेगा वो करता है लोकसभा का स्पीकर। तो संयुक्त अधिवेशन के नीचे ऐसे लिखो अध्यक्षता, और मोस्ट इंपोर्टेंट करना है भी, अध्यक्षता लिखो लोकसभा का अध्यक्ष इसकी क्या करेगा, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, तो ऐसा करता है। अब देखिए ये तो बेसिक चीजें। अब हमने कहा कि कानून बन गया, लेकिन एक और चीज मैंने बताई थी अभी, एक टर्मिनोलॉजी बोली थी, धन विधेयक। धन विधेयक के बारे में राज्यसभा की क्या शक्ति है, देखिए लिखो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्ति, यानी धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, संबंध में राज्यसभा। देखो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा क्या है, पहली बात तो धन विधेयक है आपका आर्टिकल 110 में, ये बहुत पूछा जाता है, आर्टिकल नंबर 110, ठीक है। और ये धन विधेयक जो होता है केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है पहले, राज्यसभा में नहीं होता है, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है पहले, ठीक है, प्रस्तुत। तो अगर लोकसभा में प्रस्तुत तो हो ही रहा है, राज्यसभा क्या कर सकती है इसके बारे में ये देखना है आपको। पहली चीज तो आप याद रखना, राज्यसभा इस धन विधेयक को या तो स्वीकार करेगी या स्वीकार करना होगा, ठीक है। सपोज लोकसभा ने तो क्योंकि सिर्फ यहां पास हो सकता है, यहां के बाद दूसरे सदन में जाएगा, या इसको स्वीकार करेगी, या क्या कर सकती है, संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, संशोधन यानी कोई चीज अमेंडमेंट करनी है प्रस्तावित कर सकती है। और इस संशोधन को मानना या न मानना लोकसभा पे डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर कुछ कार्यवाही नहीं की तो 14 डेज में पास माना जाएगा, 14 दिनों के अंदर 14 दिनों में 14 दिनों के अंदर विधेयक पास माना जाएगा, ठीक है, विधेयक पास माना जाएगा कि उसने मान लिया, पास माना जाएगा। ये होता है लोकसभा, और ये बहुत पूछा जाता है धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा अगर कोई कार्यवाही न करे तो कितने दिनों के अंदर उसको पास माना जाएगा, 14 दिनों के अंदर कोई कार्यवाही न करे तो उसको पास माना जाता है, 14 दिनों में पास माना जाएगा, ठीक है। यानी 14 दिनों के अंदर की जगह लिखो 14 दिनों के बाद पास माना जाएगा, के बाद विधेयक पास माना जाएगा। और जो संशोधन कर दिया उसने कहा कि यार इस पॉइंट को हटा दो, इसको जोड़ दो, उसको मानना न मानना लोकसभा पे डिपेंड करता है। ब्रैकेट में लिखो मानना या न मानना, आप लोग लिख लेना उसी के नीचे लोकसभा पर
निर्भर करता है कि उसके संशोधन को एक्सेप्ट करे या ना करे। ठीक है, तो अगर वो लोकसभा ने कर दिया, उसने नहीं किया, तो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति भी उसको वापस नहीं कर सकता। नोट करके लिखो एक और, राष्ट्रपति भी धन विधेयक को वापस नहीं कर सकता, उसको भी एक्सेप्ट करना होगा। राष्ट्रपति भी धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं कर सकता। ठीक है, अस्वीकृत नहीं कर सकता और उसको भी एक्सेप्ट करना होगा, साइन कर दिया तो ये कानून बन गया। और ये क्यों होता है धन विधेयक? क्योंकि पैसे का मामला है। पैसे का मामला कहाँ होता है? हमारा टैक्स है, हम पैसा दे रहे हैं, आप लोग दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, दूसरा आदमी दे रहा है, तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, नो रिप्रेजेंटेशन विद नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। हम टैक्स नहीं देंगे जब तक हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। और हमारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ होता है? लोकसभा में। और लोकसभा में इसीलिए रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए मनी बिल से संबंधित सारी शक्तियां किसको दी गई? लोकसभा को, हमारे प्रतिनिधियों को, राज्यसभा को नहीं दी गई। तो ये था आपका कानून बनाने की प्रक्रिया, ये बना आपका कानून। अगला हेडिंग डाल दीजिए, राष्ट्रपति को विधेयक के संबंध में शक्तियां। आपको ये हेडिंग डालनी है, राष्ट्रपति को विधेयक के मामले में शक्ति, यानी आप ये मान के चलिए कानून बन गया। कानून कैसे बना आपको इतना ही ध्यान रखना है। एक प्रस्ताव होती है, एक प्रस्ताव आता है, वो मंत्रालय लेके आता है, जिस मंत्रालय से संबंधित कानून होता है उस प्रस्ताव को सबसे पहले किसी एक सदन में प्रस्तुत किया जाता है। यदि धन विधेयक है तो उसको सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, अदर है तो उसको कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है। विधेयक को प्रस्तुत करने के बाद हर सदन की एक कमेटी होती है, उस कमेटी में उसका क्या होता है? डिस्कशन होता है। जिस सदन में आया होगा उस सदन की कमेटी उस पर डिस्कशन करेगी, अपनी रिपोर्ट देगी, और रिपोर्ट को एक्सेप्ट करना ना करना उस सदन पे डिपेंड करता है। जब वो सदन पे रिपोर्ट, कमेटी की रिपोर्ट के बाद आता है तो उस पर क्या होती है? बहस होती है, पक्ष विपक्ष, तर्क वितर्क, बहुत चीज़ें करते हैं, और उसके बाद उस पर फाइनली वोटिंग होती है। वोटिंग में अगर उसको जीत गया, मतलब आधे से अधिक लोग उसके समर्थन में आ गए, फिर वो बहुमत अलग अलग है। ठीक है, 2/3 अलग है, मतलब आधे से एक ज़्यादा अलग है, नॉर्मल मेजॉरिटी बोलते हैं उसको, 2/3 विशेष बहुमत होता है, और आधे राज्यों की सहमति वाले, वो सब बताऊंगा मैं आपको जब आएगा। आप ये मान के चलिए कि अगर उसको ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट कर दिया तो उस सदन से पास होकर दूसरे में जाता है, दूसरे में भी यही प्रोसेस दोहराई जाती है, और दोहराने के बाद अगर राष्ट्रपति की उसको मंजूरी मिल जाती है तो कानून बन जाता है। अब सबसे बड़ी बात आती है, राष्ट्रपति इस पर क्या बाध्य है इस कानून को एक्सेप्ट करने के लिए? बहुत समय से, आज से नहीं, जब से किताबें पढ़ रहे होगे, एक टर्मोलॉजी सुनी होगी, वीटो वीटो वीटो, राष्ट्रपति के वीटो, पॉकेट वीटो, आत्यांतिक वीटो। मतलब ये समझ नहीं आता कि इतनी टफ क्यों बना दी हैं चीज़ें। कुछ नहीं है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 111 राष्ट्रपति को 3 चीज़ें कहते हैं। जब कभी भी आपके पास कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा पास करके आता है तो आपके पास 3 ऑप्शन है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये हमारे आर्टिकल नंबर 111 कहता है कि आपके पास 3 चीज़ें हम लोग देते हैं। और राष्ट्रपति महोदय ने पूछा, बताइए संविधान साहब आप हमें क्या क्या ऑप्शन देते हैं? संविधान पहले कहता है या तो आप अपनी सहमति दीजिए, अपनी सहमति, यानी आप उसको एक्सेप्ट कर दीजिए और इसको पास कर दीजिए। सिंपल सी बात है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लो या सहमति दे दो। एक ऑप्शन हम आपको ये देते हैं, अपनी सहमति। अपनी सहमति देने का मतलब फिर तो कानून बन गया। और मैक्सिमम टाइम में क्या रहता है, राष्ट्रपति अपनी सहमति दे ही देता है। क्यों? क्योंकि वो सरकार के हाथ की कठपुतली है, कार्यपालिका के हाथ की। वो नहीं चाहती है कि मुझे पद से हटाया जाए, मुझे महाभियोग लगाया जाए, या अगली बार मुझे मौका न मिले। क्योंकि भारत में तो क्या है कि राष्ट्रपति समय समय पर बनता रहता है, उसका कोई वो नहीं है कि कितनी बार बनेगा, वो 10 बार 15 बार भी बन सकता है। और राष्ट्रपति को चुनने वाले लोग कौन होते हैं? सांसद होते हैं, दोनों सदनों के निर्वाचित। ठीक है, विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य होते हैं। तो जिस पार्टी की मेजॉरिटी होगी लगभग उसी पार्टी का जो कैंडिडेट होता है, सामान्यतः ये देखा गया है, वही राष्ट्रपति बनता है। तो राष्ट्रपति का मन में थोड़ा लालच आ ही जाता होगा, अगर सहमति नहीं दूंगा सरकार के साथ विवाद क्यों मोल लेना है। ठीक है, पहला ऑप्शन ये देता है संविधान। दूसरा, संविधान कहता है कि आप अपनी सहमति को अपने पास सुरक्षित रखो। आप सहमति देना, लेकिन सहमति को सुरक्षित रखना। ठीक है, अपनी सहमति को सुरक्षित रखना, सहमति को, ये संविधान कह रहा है, सुरक्षित। ठीक, ये चीज होगी। और तीसरी चीज, संविधान आर्टिकल 111 कहता है आप एक काम करो, विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हो। जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, मंत्रिमंडल वाला जो बताया था मैं आपको, विधेयक को पुनर्विचार हेतु पार्लियामेंट को लौटा सकते हो आप। विधेयक को
पुनर्विचार हेतु भेज सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त ये है, धन विधेयक, ब्रैकेट में लिखो धन विधेयक, मनी बिल, ठीक है, प्लस संविधान संशोधन विधेयक लिखो, संविधान संशोधन विधेयक को नहीं भेज सकता है पुनर्विचार के लिए, विधेयक को नहीं। अब क्वेश्चन यहीं पे पूछ देता है वो, कौन सा एक बिल राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए पार्लियामेंट को नहीं लौटा सकता? धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, वहां बेहोश मत क्या हो क्या ना, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब देखिए ये तो ठीक है, मतलब विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजेगा लेकिन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को नहीं भेज सकता। अब इतनी चालाकी से हमें यही पता नहीं रहता कि वीटो किसे कहते हैं, वीटो किसे कहते हैं। राष्ट्रपति को संविधान की आर्टिकल 111 के तहत ये वाली जो शक्ति दी गई है, इसी को हम बोलते हैं निलंबनकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो, ठीक है, इसी को बोला गया निलंबनकारी वीटो। क्या बोला गया इसको? निलंबन, यानी पोस्ट निलंबन कर दिया उसने, ठीक है, निलंबनकारी वीटो। क्या बोला गया इसको? निलंबनकारी वीटो, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो, ठीक है। क्या बोलते हैं? सस्पेंसिव वीटो भी लिख दीजिए इसको, सस्पेंसिव वीटो। यानी सस्पेंसिव वीटो कुछ नहीं है, राष्ट्रपति की एक ऐसी शक्ति जिसके तहत वो विधेयकों को पार्लियामेंट के लिए पुनर्विचार करने के लिए भेजता है। अब आप कहोगे सर ये पुनर्विचार, एक चीज मैंने पहले बता रखी थी, ठीक है, यदि पुनर्विचार करने के बाद विधेयक को ज्यों का त्यों भेज दिया बिना संशोधन के, तो राष्ट्रपति को पास करना होता है कंपल्सरी। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, ध्यान रखना। अगर लिखना है नीचे लिख दो, यदि पुनर्विचार के लिए संविधान मतलब संसद ने बिना किसी संशोधन के राष्ट्रपति को दोबारा भेज दिया तो राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकारी है कि उसको पास करे, तो इसी को वीटो बोला गया। अब आप कहोगे सर जब भेजना ही है तो वीटो क्या है? ये सिर्फ एक इंडिकेशन है भारत के राष्ट्रपति के या संविधान के अध्यक्ष की एक शक्ति है कि वो ये जताना चाह रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ चेंज करो, ठीक है, वो अपनी ओर से बताना चाह रहा है, फिर भी नहीं होता तो कुछ नहीं कर सकते। खाली इसी को बोला गया निलंबनकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो, कि राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए भेजने की शक्ति है, ठीक है। दूसरा, वो अपनी सहमति दे सकता है, लेकिन कहीं भी संविधान में इसका उल्लेख नहीं है कितने समय के अंदर वो सहमति देगा। वो सहमति के लिए उसके पास आया, उसने वहीं रख दिया टेबल में, साइन ही नहीं किए, समय का वर्णन ही नहीं है, तो 10 दिन 15 दिन होता, कोई समय का वर्णन नहीं है, उसका फायदा उठाते हुए अगर अपने पास विधेयक को अटका दे, उसको बोला जाता है पॉकेट वीटो, ठीक है। तो लिखो, यदि विधेयक को अपने पास न सहमति करे न असहमति करे तो उसको बोला जाता है पॉकेट वीटो। यदि विधेयक पर न सहमति दे, यानी वो न उसको एक्सेप्ट करे न रिजेक्ट करे न असहमति, तब इसे क्या कहा जाता है अपने आप में? पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो यानी ये मान लिया जाता है कि राष्ट्रपति ने उस पर पॉकेट में रखा है, क्योंकि समय का कोई वर्णन ही नहीं है, इसी को बोला जाता है पॉकेट वीटो या पॉकेट वीटो, ठीक है। तो अपने पॉकेट में रख दिया उसने, समझ के चलिए, तो इसको बोला जाता है पॉकेट वीटो, ठीक, पॉकेट वीटो। इसको ध्यान रखना आप लोग, ये होता है। और आप लोगों को निलंबनकारी या सस्पेंसिव वीटो पता चल गया। तीसरा होता है अपनी सहमति सुरक्षित। कभी कभी क्या होता है कि जैसे दोनों सदनों ने पास किया और उसके बाद राष्ट्रपति के पास साइन के लिए चला गया, अब मंत्रिमंडल इस दौरान त्यागपत्र दे देती है, मंत्रिमंडल भंग हो जाती है, तो नई मंत्रिमंडल के आने तक उसको अपने पास वो रख सकता है। इसी को वो जो बोला गया तीसरे वाले को, अपनी सहमति जो सुरक्षित करना है, इस वाले जो टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं अपने आप में आत्यांतिक वीटो यानी एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है। इसको बोला जाता है आत्यांतिक वीटो, आत्यांतिक या एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है, छोटा सा लिखा है मैंने, देख लेना, आत्यांतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो, ये तीन चीजें आपको। और ये भारत के राष्ट्रपति की बहुत एक मतलब अपने आप में शक्ति है। जैसे आप लोगों ने पॉकेट वीटो देखा होगा ना, अमेरिका के राष्ट्रपति के कंपैरिजन में हमारा राष्ट्रपति ज्यादा शक्तिशाली है पॉकेट वीटो के मामले में, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति मात्र केवल और केवल 10 दिनों तक अपने पास उसको सुरक्षित रख सकता है, भारत में कोई समय का वर्णन नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? राष्ट्रपति विधेयक। अब लिखो अंतिम हेडिंग आज की, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। लास्ट हेडिंग आज का आपका है राष्ट्रपति द्वारा, ये भी आपके सिलेबस में दिया है, अध्यादेश लिख दो, ऑर्डिनेंस लिख देना इसको ब्रैकेट में, ठीक है, अध्यादेश।
इसको ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप लोग, अध्यादेश को ऑर्डिनेंस, यानी इंग्लिश में इसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं, अध्यादेश। ये कुछ नहीं है अपने आप में, जो आप अभी देखना, जो मैंने आपको पॉकेट भी तो बताया था ना, उसके ब्रैकेट में लिखो। इसका एक बार प्रयोग 1986 में ज्ञानी जैल सिंह द्वारा किया गया था, राष्ट्रपति थे वो। एक भारतीय डाक संशोधन विधेयक आया था, डाक वगैरह पोस्टल वगैरह में, मैंने पहले बताया आपको, उसको उन्होंने अपने पास ही रखा, पास ही नहीं किया, ठीक है, उसको बोलते हैं। देखो अध्यादेश क्या है अपने आप में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 आर्टिकल पूछता है, राष्ट्रपति को एक शक्ति देता है कि वो अगर संसद के सत्र में नहीं है सदन, या कोई एक सदन नहीं है, या दोनों सदन नहीं है, या अचानक किसी कानून को बनाने की जरूरत पड़ गई, या आकस्मिक रूप से किसी कानून की जरूरत पड़ गई, तो राष्ट्रपति को एक शक्ति देता है कि आप उसको बनाइए, और उसको उसी तरह मान्यता दी गई जैसे संसद द्वारा बनाए गए कानून को दी जाती है। तो ये अध्यादेश जारी करना क्या है, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति लिखो, राष्ट्रपति की विधायी यानी कानून बनाने की शक्ति है। अगर कभी ये पूछता है आपसे अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति की कैसी शक्ति है, विधायी, संवैधानिक या कुछ इस टाइप का, तो विधायी शक्ति माना जाता है, ठीक है। इसका आर्टिकल पूछता है आपसे, भारतीय संविधान के आर्टिकल 123 में इसका वर्णन किया गया कि राष्ट्रपति क्या जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। और इवन ये केवल भारत के राष्ट्रपति को ऐसी शक्ति दी गई विश्व में, और कहीं भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। केवल भारत के राष्ट्रपति के पास लिखो, केवल इंडिया के यानी भारत के राष्ट्रपति को ये शक्ति है, राष्ट्रपति को, ठीक। और ये लिया कहां से हमने, भारत शासन अधिनियम, मैंने आपको पढ़ाए थे पॉलिटी में स्टार्टिंग में, ब्रिटिश के समय अलग अलग एक्ट पारित किए गए थे 1935 के एक्ट से, वहां गवर्नर करता था ऐसा, हमने उसी से सीख ली। भारत शासन अधिनियम यानी एक्ट 1935 से हमने ये शक्ति ली है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अध्यादेश को जारी कर सकता है, ठीक है। अब इसकी जो प्रकृति होती है, इसका नेचर होता है अल्पकालिक होता है, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए कानून नहीं होता, बहुत कम समय के लिए इस कानून को बनाया जाता है। और इसकी जो प्रभाव और शक्तियां होती हैं, इसके जो पावर होती है, जो इफेक्ट होते हैं, वो उसी तरीके से होते हैं जैसे संसद द्वारा बनाए गए कानून के होते हैं। तो इसकी प्रकृति लिखो यानी इसकी नेचर लिखो, बहुत कम समय के लिए होगा, अभी बताता हूँ कितने समय के लिए होता है, अल्पकालिक, ठीक है। और इसके जो प्रभाव हैं यानी इसका जो इफेक्ट है, और इसकी जो शक्तियां हैं यानी इसके पावर हैं, वो किसके समान है, संसद द्वारा बनाए गए कानून। यानी अगर राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया, आप मान के चलो कि संसद का ही कानून हो, ठीक है, संसद द्वारा बनाए गए कानून में इक्वल पावर होती है, संसद द्वारा बनाए गए कानून के इक्वल ही इसकी भी क्या होती है, शक्ति इसको दे रखी है, ठीक है, प्रभाव व शक्तियां। अब जो इसके बाद अगला आता है, इस पर किस विषय में ये बना सकता है। यानी देखो मैंने आपको एक बार संविधान की अनुसूचियां पढ़ाई थी, 7वीं अनुसूची याद कीजिए, उसमें मैंने आपको 3 चीजें पढ़ाई थी। उसमें एक संघ सूची थी, संघ सूची में कुछ सब्जेक्ट हैं, उसके तहत क्या होता है, कानून बनाने का अधिकार केवल संघ सरकार यानी केंद्र सरकार को होगा संघ सूची के विषय में। जैसे कोई कानून विदेश के मामले में है, या कई अदर मामले होते हैं जहां सिर्फ कानून कौन बना सकते, केंद्र बना, नागरिकता का मामला हो गया, वो विषय लिखे हैं, सब्जेक्ट ऐसे लिखा होगा, नंबर 1 नागरिकता, नंबर 2 विदेश, ऐसे सब कानून लिखे हैं, सशस्त्र सेना के बारे में कोई भी जो भी है वो क्या होगा, संघ के पास होगा। दूसरा एक विषय है राज्य सूची, वो वही लिस्ट में पड़ी है, राज्य सूची के विषय पे कानून सिर्फ कौन बना सकते हैं, राज्य सरकार है, उसमें केंद्र नहीं बनाती है। तीसरा एक समवर्ती सूची होती है जिसपे केंद्र भी बना सकती है और राज्य भी बना सकते हैं, और दोनों के कानूनों में विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून माना जाएगा। तो देखो ये किन विषयों पे अध्यादेश जारी कर सकता है, एक तो संघ सूची लिख देना, कभी पूछता है अगर आपसे राष्ट्रपति किन विषयों पे कानून जारी कर सकता है, संघ सूची। दूसरा समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची क्या होती है सब अच्छे से पढ़ा चुका हूं, जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं करता, सिर्फ एक कंडीशन में राज्य सूची के विषय में अध्यादेश जारी करेगा, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा होगा। जैसे उत्तराखंड में एक बार राष्ट्रपति शासन लगा था ना, उस दौरान अगर कहीं पे राज्य के किसी विषय पे अगर अध्यादेश जारी करने का मामला आ गया तो उस राज्य के लिए वो अध्यादेश जारी करवा सकता है उस दौरान, ठीक है। देखो तीसरा राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राज्य पर भी राष्ट्रपति शासन लिखा, ठीक है, आर्टिकल 356 के तहत लगता है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन पर राज्य के विषय पर भी, उस राज्य में, ठीक है, राज्य विषय पर भी क्या कर सकता है, वो अध्यादेश जारी कर सकता है। इस चीज को आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसके ये विषय हो गए। अब किन परिस्थितियों में ये अध्यादेश जारी करेगा, कौन सी ऐसी कंडीशन आन पड़ी कि हमारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की मतलब नौबत पड़ी, ठीक है। तो अगला लिखो परिस्थितियां,
यानी किन कंडीशंस पे आपको राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। पहली बात याद रखना, राष्ट्रपति को लगे कि विधि निर्माण की तत्काल आवश्यकता है। राष्ट्रपति को ये लगे, खुद सोचे कि यार अभी तुरंत कानून, क्योंकि देखो कानून कितनी टेक्निकल प्रॉब्लम है कानून आने में। मैंने आपको बताया था सदनों में पास करना होता है, उस कमेटी रिपोर्ट, बहुत समय लगता है। कानून ऐसा नहीं कि एक दिन 2 दिन में बन गया। अब सडनली आपको कानून चाहिए, बाहर से किसी ने अटैक कर दिया, कोरोना महामारी का किसी को पता नहीं था, सडनली कोई कानून चाहिए। ऐसे नागरिकता से संबंधित बहुत से कानून होते हैं, सडन आपको इफेक्ट चाहिए उसका 1-2 दिन, विद इन 5 डेज 7 डेज, तो उस टाइम राष्ट्रपति को ये जरूर पावर दी गई संविधान ने कि कहाँ संसद इतने समय तक बैठेगी, कब वो सत्र होगा, कब वो विधेयक लाएगी, कब प्रस्ताव होगा, इतना समय लगेगा, तो आप तुरंत इसको क्या कर दिए, लागू कीजिए। तो पहला परिस्थिति क्या हो सकती है, राष्ट्रपति को लगे कि विधि निर्माण की आवश्यकता है। राष्ट्रपति को लगे विधि निर्माण की आवश्यकता है, ठीक है, विधि निर्माण की आवश्यकता। पहली चीज तो ये कंडीशन होगी कि हाँ आप क्या कर सकते हैं, अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। दूसरा, तत्काल, उस टाइम ये मतलब एक प्रकार की वो कंडीशन है, ठीक है, तत्काल आवश्यकता लिखो, राष्ट्रपति को लगी विधि निर्माण की तत्काल लिख देना है, तत्काल आवश्यकता है, यानी तुरंत आवश्यकता है। और नहीं तो क्योंकि तत्काल इसलिए लिखा है क्योंकि आराम से अगर कानून बनाना होगा तो संसद ही बना लेगी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इसमें कोई आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होगी, सडनली कोई चीज हो गया और उस पर कानून नहीं है और पार्लियामेंट को बहुत समय लग जाएगा, तो उसके लिए भी राष्ट्रपति को पावर दी गई है कि क्या कर सके, अपने आप में अध्यादेश जारी कर सके। तो आकस्मिक स्थिति लिख दीजिए, आकस्मिक स्थिति। तीसरा लिखो, सदन सत्र पे है ही नहीं, यानी जो मैंने आपको बताया था 3 सेशन बेसिकली होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, शीतकालीन सेशन। अगर संसद का सत्र सदन में है ही नहीं, यानी सत्र चल ही नहीं रहा, या सदन सत्र में नहीं है, कोई एक सदन नहीं है, दोनों में से एक है एक नहीं है, तब भी अध्यादेश जारी हो सकता है, क्योंकि कानून बनाने के लिए दोनों सदनों की सहमति चाहिए होती है। तो लिखो संसद ऑब्लिक सदन, सदन मतलब कोई भी सदन, ठीक है, सत्र में न हो, तो सत्र में न हो तब भी क्या कर सकता है, वो अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति। ये परिस्थितियां बनती है, ठीक है। अब आता है कि इसकी अवधि कितनी होती है। यहां से क्वेश्चन आपका बनता है, अधिकतम 6 माह तक इसको आप रख सकते हो, ठीक है, अधिकतम, तभी तो मैंने कहा ना अल्पकालिक है, 6 माह तक, 6 महीने तक अधिकतम एक कानून लागू हो सकता है जो अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है। लेकिन अगर इस 6 माह के अंदर अगर इसको मंजूरी नहीं मिली, सपोज इस 6 माह तक फिर संसद सत्र में आ गई और उसको मंजूरी नहीं दी गई इसको, तो ये 6 सप्ताह में ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अधिकतम 6 माह, यदि संसद की मंजूरी या संसद की कार्यवाही नहीं हुई, लिख दो आप, यदि संसद की इस दौरान कोई भी कार्यवाही नहीं हुई या मंजूरी न मिली तो 6 सप्ताह में खत्म। यदि संसद की मंजूरी नहीं, तब 6 सप्ताह में खत्म, 6 सप्ताह में खत्म माना जाएगा इसका प्रभाव, यानी अध्यादेश खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन अगर जैसे 6 माह तक है, अगर बाई चांस इस दौरान संसद सत्र में बैठ जाती है और उसने इसको मंजूरी दे दी, तो ये एक प्रॉपर कानून बन जाता है, जैसे कि और चीज बनी थी, ठीक है। तो इसके नीचे आप लोगों ने लिखना है, यदि संसद का सत्र मतलब संसद ने इसको मंजूरी दे दी तो ये कानून बन जाता है, ठीक है। वैसे ही नॉर्मल संसद की मंजूरी तो फिर परमानेंट चल जाएगा, इसी को संसद की मंजूरी अगर मिल गई तब ये क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा, या कानून मतलब परमानेंटली बन जाएगा। तो अधिकतम कितनी अवधि होती है पूछता है, 6 माह। मंजूरी नहीं मिली कितने में खत्म हो जाएगा, 6 सप्ताह। मंजूरी मिल गई तो फिर ये अपने आप में कानून हो जाएगा, ठीक है। और अब इसके लिए एक चीज याद रखना, यदि कार्यवाही नहीं की तो, क्योंकि पता ही आपको कार्यवाही नहीं की तो इसको मंजूरी नहीं, या इसमें यहाँ पे भी लिख देना कार्यवाही न होने पर, कोई कार्यवाही नहीं की, कार्यवाही नहीं होने पर लिख दो, इसको नहीं होने पर कितने में खत्म हो जाएगा, 6 सप्ताह में खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग ध्यान देखना। और लास्ट लिखो, नोट करके लिखो, लास्ट पॉइंट इसमें ये नोट लिखना है, बाय चांस संसद के सत्र होते हैं, अब 6 महीना हम कहाँ से गिनेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि दोनों सदन राज्यसभा लोकसभा एक ही दिन बैठ रहे हैं, हो सकता है लोकसभा आज बैठ गई और राज्यसभा 1.5 महीने बाद बैठ रही है, तो जो बाद में बैठ रहा होगा जो सदन, उसके टाइम से, उसकी पहली बैठक से गिना जाएगा समय, ठीक है। तो लिखो समय का निर्धारण, समय की काउंटिंग, समय का निर्धारण बाद वाले सदन की बैठक, बाद वाले सदन की बैठक मतलब जो बाद में उसको बैठता है, ठीक है, बाद वाले सदन की बैठक से होगा,
6 महीना या 6 सप्ताह जो भी होगा, ये आपका था पूरा पॉलिटिकल में जितना आपका सिलेबस में दिया है। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अध्यादेश क्या होता है, राष्ट्रपति की वीटोज क्या होती हैं, राष्ट्रपति द्वारा कानून कब मंजूरी कैसे होता है और कानून कैसे बनता है, इसको रिवाइज करना। और कल आप लोगों को संडे लाइव क्विज में 4 बजे हर किसी को आना है। फिर मिलता हूँ आपके साथ अगले सेशन में। ध्यान रखिए। थैंक यू।